हेलो बच्चों, मैं जय कुमार शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन के जो टाइप्स थे, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल, जो तीन टाइप थे उन्हें हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार कीजिएगा। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा बच्चों, मैं बात कर रहा हूं अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है, या अभिक्रिया वेग की इकाई है। तो मैंने आपसे कहा था, जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जब मैं यूनिट की बात कर रहा था तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स क्या होती है, अभिक्रिया वेग की इकाई होती है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है उसे हम सेकंड इनवर्स में भी ले सकते हैं, मिनट इनवर्स में भी ले सकते हैं, आवर इनवर्स में भी ले सकते हैं। यानी कि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि औसत अभिक्रिया वेग की इकाई, यदि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको पहला ऑप्शन दे रखा है मोल इनवर्स टू लीटर सेकंड इनवर्स, दूसरा है मोल लीटर सेकंड इनवर्स, तीसरा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपसे, देखिए, अगर चाहे आप अभिक्रिया वेग में चाहे औसत की बात कीजिए, चाहे तात्क्षणिक की बात कीजिए, चाहे प्रारंभिक अभिक्रिया वेग की बात कीजिए, ये सभी है क्या, अभिक्रिया वेग के प्रकार ही तो है। और अभिक्रिया वेग के प्रकार है, इसलिए इन सभी का यूनिट क्या होगा, एक ही होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसलिए इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अभिक्रिया ए चेंज इनटू बी के लिए औसत अभिक्रिया वेग लिखना है। इट मीन्स हमें आर एवरेज लिखना है। किसके लिए, अभिक्रिया ए चेंज इनटू बी के लिए। तो देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है, अगर ए तो क्या है, रिएक्टेंट है, और बी क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है, यानी कि ए क्रियाकारक है और बी क्या है, उत्पाद है। तो देखो, एवरेज मैं कैसे लिखूंगा, रिएक्टेंट के लिए मैं क्या लिखता हूं, माइनस डेल्टा, बड़े ब्रैकेट में ए को लिखा है और नीचे लिखा है डेल्टा टी, यानी कि ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या ए, और नीचे क्या है, चेंज इन टाइम। यहां पे मैंने माइनस साइन यूज किया है क्योंकि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं किसके लिए लिखता हूं, प्रोडक्ट के लिए लिखता हूं, तो आर एवरेज बराबर क्या लिखूंगा, प्लस डेल्टा, अब की बार ए की जगह क्या आएगा, बी, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं, और नीचे क्या, डेल्टा टी। यहाँ पे प्लस साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट के लिए जब भी लिखते हैं, क्योंकि टाइम के रेफरेंस में जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज कर रहे हैं बच्चों, प्लस साइन। ये माइनस और प्लस साइन की बातें मैं पहले भी काफी कर चुका हूं लास्ट लेक्चर्स में। अभी लास्ट जो क्वेश्चन है, ये जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हम हर टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, चाहे वो इजी हो चाहे वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हो। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इसका, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, प्रारंभिक जो सांद्रता है बच्चों, वो आपको दी हुई है 0.04 मोल पर लीटर। आफ्टर 25 मिनट 25 मिनट बाद क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन 0.04 थी वो अब कितनी रह गई है, 0.03 मोल पर लीटर रह गई है। तो हमें यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, यानी कि औसत अभिक्रिया वेग को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए आर एवरेज, देखिए यहां प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं की गई है,
केवल रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट जो है उसी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है और उसी का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है आफ्टर 25 मिनट्स, यानी कि 25 मिनट बाद भी उसी की सांद्रता दे रखी है और पहले भी रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता हमें दी गई है। तो देखिए बच्चों, आर एवरेज बराबर मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए आपको प्रारंभिक सांद्रता जो है, इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दिया गया है, प्रारंभिक सांद्रता आपको दिया गया है 0.04 मोल पर लीटर, 0.04 मोल पर लीटर आफ्टर 25 मिनट्स, यानी कि 25 मिनट बाद। ये कब है, जब टाइम कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। अब आफ्टर 25 मिनट्स, जब 25 मिनट हो चुके हैं, जब 25 मिनट हो चुके हैं तो सांद्रता कितनी रह जाती है, तब क्रियाकारक की सांद्रता 0.03 मोल पर लीटर रह जाती है, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या देखना है, आर एवरेज देखना है। अब आर एवरेज मैं यहाँ पे मिनट में भी निकाल सकता हूं और सेकेंड यूनिट में भी निकाल सकता हूं, तो हम दोनों यूनिट्स में एक बार निकाल के देख लेंगे। तो देखिएगा जरा, आर एवरेज बराबर, देखिए माइनस साइन हमने क्यों यूज किया है, बस कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, बाकी न्यूमेरिकल में इसका कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेल आर, तो यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता में अंतर, अंतर कितना, ज्यादा में से किसको कम कर देते हैं, जो कम वैल्यू है उसको कम यानी कि माइनस कर देते हैं। इट मींस 0.04 माइनस 0.03, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका डिफरेंस आ गया, किसका, कंसंट्रेशन का, अपॉन डेल टी, और डेल टी कितना है आपके पास, 25 मिनट्स। एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आपको टाइम 25 मिनट यानी कि मिनट यूनिट में दिया गया है, तो आपका आंसर भी किसमें आएगा, मिनट यूनिट में ही आएगा। अभी देखिए बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहां आता है 0.01, ठीक है, अपॉन 25, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं तो ये भी लिख सकता हूं कि 1 इंटू 10 की पावर -2। देखिए ये जो पॉइंट है, इसे मैं राइट हैंड साइड पर 2 डिजिट लेके जा रहा हूं। जैसे ही इसको पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा 2 डिजिट, तो 10 की पावर में कितना पावर आएगा, माइनस का आएगा, और कितना आएगा, 2 डिजिट लेके गए तो 2 आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -2। अब देखिए नीचे क्या आएगा, 25। अगर मैं इसको 1/25 को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 0.04 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -2। इट मीन्स 10 इंटू 10 की पावर -4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको यूनिट मेंशन करना नहीं भूलना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये आपका आंसर है। देखिए बच्चों, अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए जो आंसर है उसे सेकंड यूनिट में लिखना चाहता हूं, या सेकंड यूनिट में मैं आंसर को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास आर एवरेज आया है 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अब मुझे इसे सेकंड इनवर्स में कैलकुलेट करना है, सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मैं इसे 60 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये जो मिनट इनवर्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा जरा, आर एवरेज
देखिए इस जीरो को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो 10 की पावर -5, 4 से कितना हो जाएगा -5, और 4/6 करते हैं हम तो यहाँ पे आएगा 0.66 इंटू 10 की पावर -5, या मैं इसे लिख सकता हूं 6.6 इंटू 10 की पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका जो आंसर आया है ये किसमें आ गया है, सेकंड इनवर्स वाली यूनिट में आ गया है। तो हमने बच्चों दोनों यूनिट्स में आंसर को कैलकुलेट किया है। एक क्या है, मिनट इनवर्स में किस तरह से कैलकुलेट करना है, और सेकंड इनवर्स में किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, और फिर उसके बाद और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभिक्रिया वेग एवं रस समीकरण मिति, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे चांसेस हैं यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाने के, चाहे आप कॉम्पिटिटिव पर्पज से बात कीजिए, चाहे आप बोर्ड लेवल पे बात कीजिए। तो देखिएगा, अभिक्रिया वेग एवं रस समीकरण विधि। देखना बच्चों, यहां क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें जो है न्यूमेरिकल के अच्छे चांसेस हैं और बिल्कुल इजी सा प्रोसीजर है। बस एक बार फोकस कीजिएगा थोड़ा सा बोर्ड पे। तो जो रस समीकरण मिति है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अभिक्रिया वेग को स्टोइकियोमेट्री यानी कि रस समीकरण मिति से किस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं, या किसी भी रिएक्शन के लिए मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखना है उसके किससे, स्टोइकियोमेट्री से, तो हम किस तरह से देखेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं एक इक्वेशन देख रहा हूं। तो देखिएगा, मैंने एक इक्वेशन लिखा, N2 प्लस 3NH2 चेंज इंटू 2NH3। एक इक्वेशन लिखा मैंने, N2 प्लस 3H2 चेंज इंटू 2NH3। देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले मैं बात करूं कि रस समीकरण मिति क्या है। देखिए, इस इक्वेशन को देखकर हमें क्या लगता है कि ये दोनों तो क्या है बच्चों, क्रियाकारक हैं यानी कि रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों क्या है, क्रियाकारक हैं यानी कि रिएक्टेंट्स हैं। और ये जो है बच्चों, ये क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को देखकर मैं क्या कह सकता हूं कि N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से, ठीक है, N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से जब अभिक्रिया करता है तो 2 मोल क्या बनता है, NH3 यानी कि अमोनिया बनता है। 2 मोल क्या बनता है, अमोनिया बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मैं कहूं कि इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना हुआ 1, इसका कितना हुआ 3, और इसका कितना हुआ 2। ठीक है, इनके आगे जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आगे जो भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वही क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रस समीकरण मिति गुणांक है। ठीक है, तो 1 मोल N2 3 मोल H2 से अभिक्रिया करके 2 मोल क्या बना रहा है, NH3 बना रहा है। तो देखो बच्चों, ये तो क्या है, क्रियाकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। अब क्रियाकारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो जब क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है
कि ये तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इसका तो अभिक्रिया में क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है, यानी कि ये तो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो रहा है डिसअपियर, यानी कि इसका विलोपन हो रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बनता जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है बच्चों, निर्माण हो रहा है, यानी कि इसका क्या है, फॉर्मेशन है। इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये डिसअपियर हो रहा है और ये फॉर्म हो रहा है, यानी कि फॉर्म हो रहा है, यानी कि बन रहा है। अगर मैं बात करूं इनके रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, तो ये जो क्रियाकारक है इनके लिए लिखा जाएगा N2 के विलोपन की दर या N2 के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ N2 या रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ H2। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, NH3 के निर्माण की दर, क्योंकि ये बन रहा है तो इसके लिए लिखेंगे हम NH3 के निर्माण की दर, इट मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब इसके लिए मैंने यहां लिखा N2 के विलोपन की दर, N2 की विलोपन की दर। तो बच्चों दर को किस तरह से लिखते हैं, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, dN2 अपॉन dt से मैंने इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये हुआ dN2 अपॉन dt। अब देखिए विलोपन की दर है, क्रियाकारक के लिए लिख रहे हैं, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन आएगा। N2 के विलोपन की दर यानी कि क्या हो गया, माइनस dN2 अपॉन dt। इसी तरह से अगर बच्चों मैं बात करूं H2 के विलोपन की दर, H2 के विलोपन की दर, तो H2 के विलोपन की दर क्या होगी, माइनस, देखिए H2 ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन, और क्या लिखेंगे, DH2 अपॉन क्या बच्चों, dt। ठीक है, अगर मैं NH3 के निर्माण की बात करूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ N2 एंड H2, तो NH3 के निर्माण की जो दर है, NH3 के निर्माण की जो दर है ये क्या होगी, इसके लिए साइन यूज करेंगे हम क्या, पॉजिटिव साइन, क्योंकि प्रोडक्ट है उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां मैं लिखूंगा D NH3 अपॉन dt। ठीक है, तो मैंने N2 के लिए लिख लिया, मैंने H2 के लिए लिख लिया, और मैंने NH3 के लिए भी लिख लिया रेट। अभी मुझे अभिक्रिया का वेग लिखना है, इट मींस क्या लिखना है, R लिखना है। तो देखो बच्चों, इसके मोल अलग है, इसके मोल अलग है, और इसके मोल अलग है, यानी कि इसके उत्पाद में बदलने की दर अलग होगी, इसके उत्पाद में बदलने की दर अलग होगी, इसके निर्माण की दर भी क्या होगी, अलग होगी। तो इन सबके रेफरेंस में अगर मैं अलग अलग बात करूं, N2 के रेफरेंस में बात करूं तो अभिक्रिया वेग अलग होगा, H2 के रेफरेंस में बात करूं तो अभिक्रिया वेग अलग होगा, और NH3 के रेफरेंस में बात करूं तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, अलग होगा। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। हमें तो पूरी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, और जब पूरी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना होगा, इन सबको इस तरह से सेट करना होगा कि पूरी इसके पूरे के रेफरेंस में हम क्या देख सके, रेट ऑफ रिएक्शन को देख सके। तो देखिए बच्चों, मैं एक बार ये सब लिख रहा हूं, R बराबर माइनस D N2 अपॉन dt माइनस D H2 अपॉन dt और प्लस D NH3 अपॉन dt। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, अभी तक क्या हो रहा है, सबके रेफरेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग है, अलग अलग प्राप्त हो रहा है। लेकिन मुझे इन तीनों के रेफरेंस में एक ही अभिक्रिया वेग चाहिए,
यानी कि मैं इन तीनों को क्या करना चाह रहा हूं, बराबर करना चाह रहा हूं कि मैं इसके रेफरेंस में बात करूं तब भी अभिक्रिया वेग वही हो, इसके रेफरेंस में बात करूं तब भी वही, और इसके रेफरेंस में बात करूं तब भी वही। और मुझे ये सब करने के लिए क्या करना होगा कि जो रस समीकरण मिति गुणांक है, N2 का जो रस समीकरण मिति गुणांक है उसका इसमें भाग देना होगा, H2 का जो रस समीकरण मिति गुणांक है उसका इसमें भाग देना होगा, और NH3 का जो रस समीकरण मिति गुणांक है उसका इसमें भाग देना होगा। अब देखिए N2 का कितना है, 1 है। अब 1 से डिवाइड करने का तो कोई सेंस है ही नहीं। और H2 का कितना है, जो मोल है या फिर मैं कहूं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो कितना है, 3 है। तो इसे मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। और इसे मैं किससे डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2 मोल है इसलिए 2 से डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैंने इन्हें इनके रस समीकरण मिति गुणांकों से क्या किया, भाग दिया, डिवाइड किया, वैसे ही ये सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमारे पास ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मुझे अगर क्वेश्चन में N2 के विलोपन की दर दे दी, ये रही, ठीक है, तो मैं अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकता हूं। अगर मुझे N2 के विलोपन की दर दे दी तो मैं N2 के विलोपन की दर से क्या निकाल सकता हूं, H2 के विलोपन की दर। H2 के विलोपन की दर केवल dH2/dt है, ना कि dH2/3dt। विलोपन की दर कौन सी है, केवल ये है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो N2 के विलोपन की दर देके अगर ये इसके विलोपन की दर या इसके डिसअपियर होने का रेट पूछे तो मैं निकाल सकता हूं, या इसके फॉर्मेशन का रेट पूछे तो भी मैं निकाल सकता हूं। इस पूरे इक्वेशन से, इस पूरे फिनोमिना से मुझे क्या नॉलेज मिला या मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि N2 के जो विलोपन की दर है, ठीक है, और H2 के जो विलोपन की दर है, इनमें क्या संबंध है। तो मैं कह सकता हूं कि H2 के विलोपन की दर N2 के विलोपन की दर की 3 गुनी है। वापस सुनिएगा, H2 के विलोपन की दर यानी कि जो H2 का जो डिसअपियर होने का रेट है वो N2 के डिसअपियर होने के रेट से कितना है, 3 गुना है। इट मींस जब इसका 1 मोल उत्पाद में बदलता है तब तक इसके कितने मोल बदल चुके होते हैं, 3 मोल, ठीक है। यानी कि इसका डिसअपियर होने का रेट इसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। अब मैं बात करूं फॉर्मेशन की, तो देखिएगा बच्चों, N2 का जब 1 मोल किसमें जाता है, इससे रिएक्ट करता है, तो NH3 के कितने मोल बनते हैं, 2। यानी कि NH3 के निर्माण की दर N2 के विलोपन के दर की कितनी है, 2 गुनी है, ठीक है। तो मैं 2 बातें मैं यहां से हमने ऑब्जर्व की कि H2 के विलोपन की दर N2 के विलोपन की दर की 3 गुनी है, यानी कि इसके डिसअपियर होने का जो रेट है N2 के डिसअपियर होने के रेट से 3 गुना है। और NH3 का जो फॉर्मेशन रेट है, NH3 के जो निर्माण की दर है वो N2 के विलोपन की दर से कितनी है बच्चों, 2 गुनी है, ठीक है, क्लियर है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इजी लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। तो ये हमारा अभिक्रिया वेग एवं रस समीकरण थी, इतना सारी टॉपिक है। और मेनली इसमें क्या है, आपको कोई भी रिएक्शन अगर दिया गया है N2 + 3H2 2LH3 जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, अब हमें ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब भी केवल इसके विलोपन की दर, इसके विलोपन की दर और इसके निर्माण की दर देखनी हो तो वहां कभी भी रस समीकरण मिति गुणांकों का कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पूरा रेट ऑफ रिएक्शन देखना हो तब मुझे इन सबको क्या करना है, बराबर करना है। इनके डिसअपियर का रेट और इसके फॉर्मेशन का रेट, इनको मुझे बराबर करना है। और बराबर करने के बाद, बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रस समीकरण मिति गुणांक है, उनसे भाग देना होगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, तो देखिएगा जरा, न्यूमेरिकल से कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि इस पर न्यूमेरिकल या इस पर प्रॉब्लम्स किस तरह से बन सकती है। तो देखिए बच्चों, हम 2 प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी जो हमने पढ़ा रस समीकरण मिति, उस पर कि पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक रिएक्शन है जिसमें 2A चेंज इनटू B, यानी कि ये 2A है, इससे क्या बन रहा है, B बन रहा है। तो इसमें जो A की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से
0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझूं तो एक रिएक्शन आपको दी गई है 2A चेंज इनटू B। ठीक है बच्चों, इसमें हमें t बराबर 0 पर, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब जो रिएक्टेंट है यानी कि A जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना था 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर था। और जब t बराबर कितना हुआ 10 मिनट्स हुआ तब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन 0.5 से कितना रह गया बच्चों 0.4 रह गया, 0.5 से कितना रह गया 0.4 रह गया। तो आपको ये जो टाइम इंटरवल है या ये जो टाइम पीरियड है 10 मिनट्स का, इसमें अभिक्रिया वेग की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे R क्या हुआ, और R लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा dA/dt और इधर dB/dt। अब ये तो बच्चों क्या है रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, और ये प्रोडक्ट है इसलिए क्या लगाएंगे प्लस साइन लगाएंगे। अगर मेरे को इन सबको अगर बराबर में लिखा है तो बराबर कब होंगे, जब मैं इनके समीकरण मिति गुणांकों का इनमें क्या दे दूंगा भाग दे दूंगा, यानी कि इसमें कितने का भाग दूंगा 2 का। इसमें कोई समीकरण मिति गुणांक है ही नहीं, कोई मोल है ही नहीं, तो इसमें किसी का भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई है। अब ये कह रहा है अभिक्रिया वेग की गणना करो, तो आपको dA यानी कि जो एक की सांद्रता में परिवर्तन है वो दे रखा है, कितना होगा 0.5 में से 0.4 को माइनस कर लेंगे, और टाइम में चेंजेस है वो कितना है 10 मिनट्स का है। R निकालने के लिए आप क्या करेंगे, R बराबर dA/2dt। मैंने पहले भी कहा था कि न्यूमेरिकल में इस माइनस और प्लस का कोई सेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो R बराबर आपके पास क्या आया बच्चों 0.5 माइनस 0.4, 0.5 माइनस 0.4 अपॉन 2, और टाइम का इंटरवल जो है वो कितना है ठीक है मिनट में। तो R बराबर 0.1/2 इंटू 10, यानी कि 0.1 को अगर मैं लिखूं तो 1 इंटू 10 की पावर मतलब कि 1 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकता हूं, और ये 10 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भी 10 की पावर -1, तो यहां मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2। ठीक है, 1/2 कितना होता है 0.5, और 0.5 इंटू 10 की पावर -2, या फिर मैं कहूं R इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स, और टाइम किस में दिया हुआ था मिनट इनवर्स में, इसलिए R इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिएक्शन है A प्लस बी 10 इंटू 2C। इसमें क्या हो रहा है कि B के विलुप्त होने की दर दे दी आपको, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ B क्या दिया हुआ है आपको 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो इसमें आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है किसका C का, यानी कि देखो बच्चों एक रिएक्शन है A प्लस सॉल्यूशन में A प्लस बी चेंज इंटू 2C। अब इसमें B के विलुप्त होने की दर दे दी, तो B के विलुप्त होने की दर आपको यानी कि -dB/dt आपको दिया हुआ है, -dB/dt आपको दिया हुआ है कितना 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। अब आपसे C के बनने की दर पूछी है, यानी कि आपसे पूछा है प्लस dC/dt आपसे पूछा है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, आर किस तरह से लिखा जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, अभी तक आपको लिखना आ भी गया होगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी बराबर सी के लिए प्लस साइन यूज होगा क्योंकि प्रोडक्ट है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस डी सी अपॉन डी टी, लेकिन साथ में किसका भी भाग लगेगा, रस समीकरण गुणांक का, तो माइनस सॉरी प्लस डी सी अपॉन टू डी टी। ये आपके पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। आपको डीसी अपॉन डी निकालना है, ना कि डीसी अपॉन टू डी, क्योंकि आपको केवल निर्माण की दर निकालनी है, ना कि अभिक्रिया वेग के संदर्भ में, ठीक है। तो डीसी अपॉन डी आपको निकालना है, डीबी अपॉन डी आपको दिया गया है, यानी कि फाइनली आपके पास ये जो है काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन का कोई मतलब है नहीं, डीबी अपॉन डी बराबर डीसी अपॉन टू डी टी, और db अपॉन dt कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -2, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2 बराबर क्या होगा, dc अपॉन टू डी, यानी कि जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा dc अपॉन dt, यही तो निकालना है आपको, बराबर क्या आएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस वही मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं फिर से 2 न्यूमेरिकल आपके पास छोड़ रहा हूं, 2 न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में तक आप सॉल्व करके रखें। तो बच्चों ये जो 2 क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूं, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप घर पर सॉल्व कीजिएगा। अभिक्रिया जो है, एक रिएक्शन आपको दी गई है x + 2y चेंज इनटू 0.25 c + 2d + e। इसमें क्या है कि आपको जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c है, यानी कि c के बनने की जो दर है वो आपको दी गई है 10 की पावर -1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको इसमें d के बनने की दर, यानी कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है वो आपको कैलकुलेट करना है, और साथ में आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया वेग भी कैलकुलेट करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो एक रिएक्शन दी गई है 2N2 चेंज इनटू 4NO2 + O2। इसमें NO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है कि 4 सेकंड में 1.6 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि NO2 का जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या होगा, O2 के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, N25 के डिसअपियर होने का रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।